ये पानी हमारे खेतों के लिए बहुत फायदेमंद है। अगर पानी मिलेगा तो खेती होगी। गंदा था तो भी अच्छा था, मतलब हाथ नहीं लगता था ज़्यादा। किसानों की आवाज़ें हमें याद दिलाती हैं कि पानी ने ज़मीन को पीढ़ियों से पोषित किया है, जिससे लोगों को भोजन मिलता है। भारत में जहां जनसंख्या 1.2 अरब से ज़्यादा है, दुनिया के कुल मीठे पानी का केवल 4% ही उपलब्ध है। ये 4% सीमित संसाधन पीने के लिए, घरेलू उपयोग, कृषि और औद्योगिक जैसी कई ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ज़रूरी है। MOWR के अनुमानों के अनुसार इन सभी उपयोगों में से सिंचाई के लिए सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, ताकि खाद्यान्न उगाया जा सके। जैसे जैसे शहरों का विस्तार बढ़ता जा रहा है, पेयजल और स्वच्छता संबंधी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बड़ी मात्रा में ताज़ा पानी उनकी ओर जा रहा है। 2012 की राष्ट्रीय जल नीति स्पष्ट रूप से पानी के आवंटन की आवश्यकता सर्वप्रथम पेयजल और स्वच्छता के लिए रेखांकित करती है, उसके बाद अन्य घरेलू उपयोगों और कृषि के लिए। हालांकि आवश्यक आवंटन का यह क्रम धीरे धीरे असंतुलन पैदा करता है। जैसे जैसे ज़्यादा ताज़ा पानी शहरी क्षेत्रों की ओर जाता है, किसानों के पास सिंचाई के लिए कम पानी बचता है, जो देश के कई हिस्सों में कृषि के लिए एक बढ़ती हुई चुनौती है। लेकिन एक वैकल्पिक संसाधन भी है जिसका उपयोग सदियों से कृषि के लिए किया जाता रहा है: घरेलू अपशिष्ट जल। आज जैसे जैसे पानी की कमी होती जा रही है, उपचारित अपशिष्ट जल एक विकल्प से कहीं बढ़कर हो गया है। ये एक महत्वपूर्ण भरोसेमंद संसाधन है जिसका उपयोग करने का किसानों को पूरा अधिकार है। एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जब इरिगेशन के पर्पस से वो चीज़ पानी जाना है, तो वो पानी की कहीं कोई ऐसा कहीं उस पर टेक्निकली या साइंटिफिकली कोई उस पर इफ़ेक्ट नहीं पड़ा है। हमारे गांव में गंदे पानी से फसल अच्छी होती है और बढ़िया गेहूँ होते हैं और धान भी अच्छी होती है, खाद की ज़रूरत कम पड़ती है और आलू भी अच्छी फसल होती है। तो कितने फीट पर पानी होगा? पानी है ही नहीं है। और 40 फुट के बाद पत्थर लग गया तो उसमें चलाते रहो बोरवेल, तो उससे पानी नहीं निकलता। कितनी ज़मीन होगी अपने गांव की? लगभग वही होगी 100-125 बीघा बस पूरे गांव पे। पूरे गांव पर? हाँ। इसमें ना कोई कुआं है ना कोई बोरवेल है? कुआं में पानी ही नहाना है। तो सभी लोग नाले के गंदे पानी पर ही निर्भर रहता है। कप्तान सिंह और बलवीर सिंह की तरह कई गांवों के किसानों की ऐसी ही कहानियां हैं जिनके लिए अपशिष्ट जल सिंचाई का एकमात्र भरोसेमंद स्रोत बन गया है, क्योंकि मीठे पानी का उपयोग शहरों की ज़रूरतों के लिए बढ़ता जा रहा है। भारत भर में कई राज्यों ने अब पुनर्उपयोग नीतियां बना ली हैं जो ये निर्धारित करती हैं कि शोधित अपशिष्ट जल का उपयोग कहाँ किया जा सकता है। लेकिन मीठे पानी की तरह अपशिष्ट जल को भी स्पष्ट प्राथमिकता की आवश्यकता है, कृषि को सबसे पहले, उसके बाद अन्य उपयोगों के लिए। ग्वालियर एक विशेष उदाहरण है, एक ऐसा शहर जिसने न केवल जल शोधन की योजना बनाई है, बल्कि ये भी योजना बनाई है कि इस पानी को कैसे आवंटित किया जाएगा और खेतों तक कैसे पहुंचाया जाएगा। ग्वालियर की मीठे पानी और कृषि संबंधी ज़रूरतें 17 किलोमीटर दूर स्थित तिघरा बांध के जरिए पूरी की जाती हैं। लेकिन जैसे जैसे शहर का विस्तार बढ़ा, शहरी मांग को पूरा करने के लिए इस पानी का और ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने लगा। ग्वालियर नगरपालिका ने जल संसाधन विभाग के साथ एक समझौता किया। बांध से किसानों को आवंटित मीठा पानी शहर अपनी ज़रूरत के लिए लेने के बदले शोधित अपशिष्ट जल वापस करेगा। इस समझौते के साथ ही जल संसाधन विभाग, जो एक राज्य निकाय है, इस बात को मान्य करता है कि अगर मीठे पानी का दूसरा इस्तेमाल किया जाता है तो उसके कारण हुई कमी अन्य जल संसाधन से पूरी करनी होगी। ये समझ विकसित होने के पीछे पहला कारण है खरीफ और रबी की फसलों के लिए सिंचाई की कमी का ध्यान में आना। इसके बाद जल शोधन संयंत्रों STP की स्थापना से पहले ही इन मात्राओं के पुनः उपयोग की योजना बनाई गई, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि पानी सीधे STP से किसानों तक पहुँचे। इस दूरदर्शी योजना ने नहरों के साथ STP की स्थापना को एक समझ के साथ निर्देशित किया, जिससे पानी दूर के खेतों तक पहुंच सके। ग्वालियर शहर से होकर बहने वाली स्वर्ण रेखा नदी के किनारे
नीचे की ओर 145 मिलियन लीटर प्रतिदिन जलालपुर एसटीपी है, जो अपने अपशिष्ट जल को शोधित करके 2 नहरों में छोड़ता है, जो पानी को आगे गांव तक ले जाती हैं। इसी प्रकार मोरार नदी के नीचे की ओर 60 मिलियन लीटर प्रतिदिन लाल टिपारा एसटीपी है, जो शोधित जल को मोरार नदी और बेहटा नहर में भी छोड़ता है, जो इस पानी को आगे के गांवों तक पहुंचाती हैं। नगर पालिका और जल संसाधन विभागों के बीच हुए बाध्यकारी अनुबंध के कारण शोधित अपशिष्ट जल की पहचान, नियोजित परिवहन मात्रा और किसानों तक शोधित अपशिष्ट जल की पहुंच सुनिश्चित करने वाले बुनियादी ढांचे को मजबूती मिली है। ये समझौता ये सुनिश्चित करता है कि सिंचाई जल की कमी पूर्ति के लिए शोधित अपशिष्ट जल का उपयोग किया जाए और साथ ही किसानों के जल अधिकारों की भी रक्षा की जाए। हमारे यहाँ जो रॉ सीवेज ट्रीटमेंट हो रहा है उसमें उसकी कैपेसिटी अभी अराउंड 105 mld के आसपास है। जो ट्रीटेड वाटर है हमारा वो मोस्टली हम इरिगेशन डिपार्टमेंट को देते हैं, जो अनुबंध है इरिगेशन डिपार्टमेंट का और नगर निगम का। और ये हमारा जो ट्रीटेड वाटर है ये अराउंड 100% हम इरिगेशन में ही देते हैं। किसानों के लिए इस औपचारिक अनुबंध का होना एक महत्वपूर्ण संस्थागत उपकरण बन गया, जो शहर की बढ़ती पानी की मांग को पूरा करने के साथ साथ उन्हें कृषि के लिए पानी की उपलब्धता भी सुनिश्चित करता है। ये समझौता न केवल जल संसाधनों के आदान प्रदान पर प्रकाश डालता है, बल्कि एक आर्थिक संतुलन भी स्थापित करता है, जो इस आदान प्रदान को संभव बनाता है। आइए समझते हैं कि यह कैसे काम करता है। एक वर्ष में ग्वालियर को कुल 124.06 मीटर क्यूबिक मीठे पानी की आवश्यकता होती है। 0.66 प्रति 1000 लीटर के हिसाब से गणना करने पर यह लागत 8.22 करोड़ होती है। नगर पालिका लगभग 10% यानी 12.06 MCM शोधित अपशिष्ट जल उसी दर पर वापस कर देती है, जिसका कृषि में पुनः उपयोग किया जाता है। परिणाम स्वरूप नगर जल संसाधन विभाग को केवल शेष 90% यानी 112 MCM पानी का ही भुगतान करता है, जिससे कुल खर्च लगभग 6.64 करोड़ रह जाता है। चूंकि शहरों को अपने अपशिष्ट जल का अधिकाधिक पुनरुपयोग करने का अधिदेश दिया जा रहा है, इसलिए यह व्यवस्था नगर पालिकाओं के लिए एक प्रभावी तंत्र और अवसर बन जाती है, जिससे वे अपनी लागत कम कर सकते हैं और साथ ही आवश्यक आदेशों को पूरा कर सकते हैं। नगर निगम ग्वालियर और इरिगेशन डिपार्टमेंट के बीच एक कोलैबोरेशन के तौर पर जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है उसका जो ट्रीटेड वाटर है वो इरिगेशन डिपार्टमेंट को दिया जा रहा है एक ऑफिशियल कोलैबोरेशन के थ्रू। इससे एक फॉर्मल कोलैबोरेशन होने से एक विधिवत प्रक्रिया अनुसार जो है एक पानी का सदुपयोग हो रहा है। जैसा कि हमने देखा, ग्वालियर का मामला एक बेहद दिलचस्प कहानी पेश करता है, लेकिन उसी तरह अब तक स्थापित मीठे पानी की आपूर्ति प्रणालियों की तरह अपशिष्ट जल के प्रबंधन और पुनरुपयोग के लिए एक औपचारिक और संगठित संस्थागत प्रणाली क्या लाभ प्रदान कर सकती है? अभी तक नगर पालिकाएं या स्थानीय शहरी निकाय जल संसाधन विभाग या सिंचाई विभाग से मीठा पानी खरीदते हैं और इरिगेशन डिपार्टमेंट, उनके बीच संबंध विक्रेता और क्रेता का होता है। लेकिन जब पानी और अपशिष्ट जल को एक साथ देखा जाता है तो ऐसा होता है कि यह एक वृत्तीय संबंध, सर्कुलर रिलेशन बन जाता है। पहली बार में जल संसाधन विभाग नगर पालिका को पानी बेच रहा है और दूसरी ओर नगर पालिका इसे वापस जल संसाधन विभाग को बेच रही है। यह सर्कुलैरिटी का एक अद्भुत उदाहरण है और इससे अपशिष्ट जल के प्राथमिक उपयोगकर्ताओं यानी किसानों को भी लाभ होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि समय के साथ खेती के लिए मीठे पानी की उपलब्धता कम होती जा रही है और किसानों की खाद्य सुरक्षा और आजीविका के लिए यह आवश्यक है कि पानी उन तक पहुंचे, जैसा कि ग्वालियर में हुआ है। एक औपचारिक संबंध के द्वारा इन किसानों को पानी उपलब्ध कराकर वर्तमान में कई किसान इसे अनौपचारिक रूप से ले रहे हैं, लेकिन इसे औपचारिक बनाने से यह सुनिश्चित होगा कि यह विश्वसनीय, सुरक्षित और समय पर हो, जिससे खेती का उत्पादन बढ़ेगा।